1.25 साल, 22,000 किलोमीटर्स, 4 सर्विसेज और 1 वारंटी क्लेम के साथ कैसा रहा मेरा टाटा पंच के साथ अब तक का एक्सपीरियंस। आइए जानते हैं दोस्तों कार्स ट्रैवल एंड मोर की इस पहली वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अंतस प्रकाश। आइए शुरू करते हैं। Sound hoodie season back around, no more summer bounce, let the squeeze out, squeeze, keep that indoors when we're throwing down, oversized jumper with our underwear out. I'm on the sound hoodie season back around, no more summer bounce, let the squeeze out, squeeze, keep that indoors when we're throwing down, oversized jumper with our underwear out. Like they're bringing anything to the table, bro, I'm not your son, see I'm able, I do my own bits, limited edition of some missing classic shit, I know that you're feeling it. First time, I'm proud of my selfish decisions. Couple people did me dirty, but I'm clean. Ain't even mad proof, karma is a B. We all do bad things when it comes back, it bites up. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce. दोस्तों अब तक आपको मैन्युफैक्चरर के कई सारी प्रमोशनल वीडियोस, स्पॉन्सर्ड वीडियोस और यूट्यूबर्स के कई सारे रिव्यूज से पता लग चुका होगा कि गाड़ी की अच्छाइयाँ क्या क्या हैं और बुराइयाँ क्या क्या हैं। पर उनका ड्रॉबैक ये होता है कि गाड़ी उनके पास मैक्सिमम 1 हफ्ते या कुछ के पास 15 दिन तक होती हैं। मोस्टली लोगों के पास गाड़ी 1 या 2 दिन के लिए ही अवेलेबल होती है। एक ओनरशिप रिव्यू ज़्यादा बेटर होता है ये जानने के लिए कि फाइनली गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं चाहिए। सो मेरा ये रिव्यू बनाने का मेन पर्पस यही था कि वो लोग जो पंच या उसकी कॉम्पिटिटर ले रहे हैं उनके बाइंग डिसीजन में थोड़ा सा वैल्यू एडिशन हो सके। दोस्तों इस वीडियो को मैं 4 भागों में डिवाइड करूँगा। पहले मैं बात करूँगा उन चीज़ों की जो मुझे लगता है कि 8,87,000 देने के बावजूद भी गाड़ी में रह गई हैं। फिर मैं बात करूंगा उन चीज़ों की जो 22,000 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे लगा कि गाड़ी में प्रॉब्लम है और वो सॉल्व होना काफ़ी मुश्किल है या तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फिर मैं बात करूंगा उन चीज़ों की जो मुझे काफ़ी पसंद आई, ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस उससे काफ़ी इन्हेंस हुआ। और अंत में मैं आपको कंक्लूजन दूंगा ये बताते हुए कि मैं कैसा यूज़र हूँ और मेरी गाड़ी से एक्सपेक्टेशंस क्या थी। दोस्तों बात करते हैं पहली कमी के बारे में। 8,87,000 दिए हैं मैंने इस गाड़ी के लिए, पर फिर भी कई बार मुझे ऐसा फील होता है स्पेशली सकरी जगहों में कि गाड़ी में ऑटो फोल्डेबल मिरर्स होने चाहिए। करोल बाग में ये काफ़ी आसानी से हो सकता है, पर बात फिर वहीं अटक जाती है कि वारंटी का क्या होगा। तो इस वजह से मुझे कभी कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये मिरर वैसे काफ़ी स्टर्डी हैं और अभी भी इनका ओपन होना और शट होना काफ़ी स्टर्डी है। दूसरी कमी दोस्तों मुझे इसके ड्राइवर साइड विंडो की लगती है। ऑल्दो ये विंडो ऑटो डाउन फीचर के साथ आता है, पर मेरे हिसाब से इसमें ऑटो अप भी होना चाहिए था। अगेन ये एक चिप की कंजूसी है जो कि आसानी से दी जा सकती थी। तो ये कोई कह सकता है कि क्या सेकंड टॉप वेरिएंट में ही 1 टच और अप डाउन और ऑटो फोल्डेबल मिरर्स दोनों ले लोगे क्या? तो टॉप वेरिएंट के लिए क्या रह जाएगा? पर जब मैंने गाड़ी ली थी जुलाई 2022 में और उस टाइम इसका टॉप वेरिएंट आता था 10 लाख के आसपास और ऑटोमेटिक 10.5। अगर आपने आयरा पैक और डुअल टोन बाकी चीज़ें और ले ली तो समवेयर नियर 11 तक टच हो जाता था। तो अगर आप इसको इस नज़रिए से देखें कि 11 लाख की गाड़ी जो कि ऑल्ट्रोस से भी छोटी है और नेक्सॉन से छोटी है, पर उसका टॉप वेरिएंट 11 लाख तक जा रहा है, तो क्या कोई ये सेंस बनाता है कि आप टॉप वेरिएंट लोगे तभी जाके आपको ऑटो फोल्डेबल मिरर्स मिलेंगे? वैसे सिचुएशन में कंपनी को क्या करना चाहिए कि सेकंड टॉप वेरिएंट में फोल्डेबल मिरर्स दे और टॉप वेरिएंट में अगर आपको सही में 11 लाख की गाड़ी बेचनी है, ऑल्ट्रोस से भी छोटी 11 लाख की गाड़ी बेचनी है, तो आपको टॉप वेरिएंट में या तो आपको हीटेड ओवरव्हील्स देने पड़ेंगे और या तो आपको ब्लाइंड स्पॉट कैमरा देना पड़ेगा। जो आपकी स्पेस की कमी है उसको आप फीचर्स बढ़ा के मिनिमाइज करोगे। दोस्तों एक और चीज़ जो मुझे मतलब उसकी कमी कई बार खलती है और बहुत बुरे तरीके से खलती है वो ये है कि इस गाड़ी में आपके पास रियर डिफॉगर नहीं है। एक तरफ तो टाटा कहता है कि दे आर सेफ्टी पायनियर्स और वो सेफ्टी में बहुत आगे हैं, दे कंसर्न फॉर देयर पैसेंजर्स सेफ्टी एंड ऑल, बट
उसी टाइम आप 9 लाख की गाड़ी तो दे रहे हो, बट उसमें आपके पास रियर डिफॉगर नहीं है। आप 9 लाख की कोई और गाड़ी के बारे में बात कर लो, नियोस के बारे में बात कर लो, स्विफ्ट के बारे में बात कर लो, उसमें रियर डिफॉगर्स आते हैं। मैग्नाइट है, उसके बेस वेरिएंट में भी ये फीचर अवेलेबल है, तो देना चाहिए था टाटा को। काफ़ी कंजूसी करी इस मामले में टाटा ने। मैग्नाइट है, उसके बेस वेरिएंट में भी ये फीचर अवेलेबल है, तो देना चाहिए था टाटा को। काफ़ी कंजूसी करी इस मामले में टाटा ने। अजीब सी कमी छोड़ रखी है टाटा ने। डैजल पैक लिया है मैंने, जो समवेयर अराउंड आई गेस इट वाज 40,000 अबव अकम्प्लिश्ड वेरिएंट। तो 40,000 देने के बाद उन्होंने एलईडी लाइट टेल लैंप में तो दे दी, बट ब्लिंकर्स में एलईडी लाइट देना भूल गया। वो नॉर्मल बल्ब ही दे रखे हैं उन्होंने। वो बड़ा ही अजीब सा लगता है। आपकी टेल लाइट तो एलईडी में जल रही है, बट अगर आपने ब्लिंकर्स जला रखे हैं तो वो बल्ब में आएंगे। फिट एंड फिनिश एक ऐसा मामला है जो टाटा के लिए अखीलीज हील है। ये जो आप यहाँ पे ग्रूव्स देख रहे हैं, ये टेल लाइट के जो ग्रूव्स बने हुए हैं और प्लास्टिक का ग्रूव्स है, ये इतना तीखा है कि अगर आप ध्यान ना दें और आप कार वगैरह साफ़ कर रहे हैं तो इससे आपकी उंगली कट सकती है। ये पूरा पोर्शन जो यहाँ से बढ़ते हुए और पूरा यहाँ तक जाता है काफ़ी शार्प है, किसी की उंगली आसानी से कट सकती है इस पर। दूसरा फिट एंड फिनिश का इशू दोस्तों, ये क्रोम गार्निश है। हालांकि ये डैजल पैक का हिस्सा है। अगर आप इस चीज़ के लिए 40,000 दे रहे हो तो कम से कम ये तो अच्छा करके देना चाहिए। आप ये देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन, ये क्रोम गार्निश बिल्कुल सही फिनिश की है, पर जैसे ही ये वाले पोर्शन पे अगर हम आते हैं तो ये थोड़ा सा लेफ़्ट वाले पोर्शन से राइट वाला पोर्शन ऊंचा है और ये फिट भी सही से नहीं हुआ है। आप आवाज़ सुन के देख लो, तो ये फ्लिमजी फील होता है। तीसरा फिट एंड फिनिश का मुद्दा, ये जो आप देख रहे हो ये क्लिप्स हैं, ये बार बार निकल जाते हैं। एवरी नाउ एंड देन ऐसा होता है, लगभग हर 500-600 किलोमीटर के बाद मैं इसे चेक करके वापस लगाता ही लगाता हूँ। आज भी मैंने जब ये खोला गाड़ी, हालांकि मैंने वॉश वगैरह करा रखी थी, और 1 हफ्ते बाद मुझे ये 2 क्लिप फिर से खुले मिले। टाटा मुझे लगता भी नहीं है कि कुछ इसमें कुछ सॉल्व करके दे पाएगा मुझे। कुछ और चीज़ें जो मुझे गाड़ी में प्रॉब्लम समझ में आती है एंड मुझे लगता है कि भाई इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो शुरुआत में तो मैंने बोला भी इन लोगों को, टाटा के सर्विस सेंटर वालों को। उसके बाद तो मैंने बोलना भी छोड़ दिया, और क्योंकि मैं जानता हूँ कि इनकी बस की नहीं है। तो वो प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी की फ़र्स्ट गियर, जब आप अगर गाड़ी 1 दिन 2 दिन से बंद पड़ी है, अगर आप स्टार्ट करते हैं और आप फर्स्ट गियर स्लॉट करते हैं तो दे माइट बी ए चांस कि आपका वो गियर स्लॉट ना हो। आई मीन ऐसा नहीं कि गाड़ी फर्स्ट गियर में जाने से मना कर देगी, बट वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा उसके साथ वर्कआउट करना पड़ता है। सेम गोज़ विद सेकंड गियर, और ये हमेशा नहीं होता। 100 में से 5 बार ऐसा होगा, बट मुझे लगता है हुंडई या मारुति में ये 100 में से, ये 1000 में से भी 5 बार नहीं होता। 100 की तो बात ही छोड़ो। सेम गोज़ विद रियर, और रियर में ये 100 में से 5 नहीं, 100 में से 10-12 बार होता है। तो ये जैसे एक ऐसी चीज़ है जो कि टाटा को बहुत सीरियसली इस पे वर्क करना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, छोटी प्रॉब्लम है, मे बी वो मेरे चलाने के स्टाइल की वजह से है। कई बार मैं रफ़ पैचेस पे भी काफ़ी तेज़ी से गाड़ी ले जाता हूँ। तो ये जो बिडिंग है, आप यहाँ पे ये वाली बिडिंग देख रहे हो, सेम पिछले डोर वाली बिडिंग, और जो बूट की बिडिंग है उसमें से कई बार स्क्वीकिंग नॉइज़ आती है। हालांकि अभी ये नहीं हो रहा, मैं आपको इमिटेट करके दिखा नहीं सकता, बट ऐसा होता है कई बार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक नई दिन की शुरुआत हो रही है, और मेरा गेटअप इसलिए बदला हुआ है बिकॉज़ मैं ये वीडियो एक दूसरे दिन शूट कर रहा हूँ। उस दिन के बाद से मैं
टाइम नहीं मिल पाया मुझे, और मैं बीच में उत्तराखंड भी चला गया था, मुक्तेश्वर एग्जैक्टली। और तब से अब तक 2 हफ्ते बीत चुके हैं। खैर, बात करते हैं उस चीज़ की जो मुझे गाड़ी में अच्छी लगती है। और जो पहली चीज़ जो मुझे गाड़ी में अच्छी लगती है वो है गाड़ी के लुक्स। आप गाड़ी को फ्रंट से देख लीजिए, आप साइड से देखिए या रियर से देखिए, स्पेशली जो फ्रंट एंड रियर का कॉम्बाइन वाला 45 डिग्री वाला एंगल होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। विथ क्रोम लाइन, DRL ऑन एंड प्रोजेक्टर्स, गाड़ी सही में माचो लगती है। अगर मैं कार की फ़ोटो अगर किसी पूरे फुल फ्रेम में डाल के रखूं और किसी को दिखाऊं तो ये कोई नहीं कह सकता कि गाड़ी 4 मीटर से छोटी है। हाँ जी, तो दूसरी चीज़ जो मुझे गाड़ी की अच्छी लगती है वो है इसकी राइड क्वालिटी। रंबल स्ट्रिप्स हों, पॉट होल्स हों या छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर्स हों, मुझे कभी ऐसी ज़रूरत फील नहीं होती कि गाड़ी को मैं बहुत ही ज़्यादा स्लो करूं। और इसका मेन एडवांटेज मुझे मिलता है हाईवेज़ पर, क्योंकि कई बार होता है कि हाईवेज़ पे आपने लेन चेंज किया ओवरटेक करने के लिए और अचानक से आप देख रहे हैं कि सामने स्पीड ब्रेकर है। तो वैसे ही जगहों पे मुझे गाड़ी को स्लो डाउन नहीं करना पड़ता कि आप ओवरटेकिंग लेन में आ गए और अब आप देख रहे हैं कि सामने स्पीड ब्रेकर है, आपने ब्रेक लगाई और पीछे से कोई आपको उड़ा के ले चला गया। तो ऐसी जगहों पे एडवांटेज है गाड़ी की राइड क्वालिटी का। और अगर मैं स्लो स्पीड्स की बात करूं तो अगर आप गाँव की कच्ची सड़कों पे या अनड्यूलेशंस पे काफ़ी चला रहे हैं तो भी गाड़ी स्लो स्पीड्स पे 30-40 तक की स्पीड्स पे गाड़ी बिल्कुल मक्खन की तरह निकल जाती है। अब आप इसकी राइड क्वालिटी को आप हैरियर और सफारी से मत कंपेयर कीजिएगा, बट मैं जिस कैटेगरी की ये कार है उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें ये काफ़ी कॉम्प्लायंट है। आई थिंक टाटा हैज़ एस्ड इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशंस, हाउ टू डैम्पन देम, एंड जो रिबाउंड होता है सस्पेंशन का वो काफ़ी अच्छा है। सस्पेंशन का प्ले काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से जो भी स्लो स्पीड्स के अंडुलेशंस आते हैं गांव की कच्ची सड़कों वाले, तो वो सस्पेंशन और गाड़ी के टायर तक ही रह जाते हैं। वो चैसी पे और फिर बाकी पैसेंजर सीट्स तक उतना ट्रांसफ़र नहीं होता वो अंडुलेशन। तो ये मैं आई रियली अप्रिशिएट कि टाटा ने इतनी अच्छी गाड़ी बनाई है। और ये सभी चीज़ों का मिक्सचर आपको एक लॉन्ग राइड पे काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। मैं 800 किलोमीटर 900 तो मुझे वन स्ट्रेच में जाने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती। मैं जैसलमेर भी गया था यहाँ से, और वहाँ वो भी यहाँ से लगभग 850 किलोमीटर के आसपास है। तो एक दिन में मैंने एक डिस्टेंस कवर कर लिया था। हाँ जी, तो तीसरी चीज़ जो मुझे गाड़ी के बारे में अच्छी लगती है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। अनडाउटेडली टाटा इसके लिए काफ़ी फेमस भी है, और मैं भी इससे इत्तेफाक रखता हूँ। आप गाड़ी की किसी भी इंटीरियर के किसी भी पैनल को पकड़ लीजिए, चाहे वो डोर ट्रिम हो, सेंटर कंसोल हो, आर्म रेस्ट हो, कोई भी चीज़ हो, गाड़ी आपको मजबूत लगती ही लगती है। और एक्सटीरियर के भी कोई भी पैनल हो, चाहे बोनट हो, बूट हो या फिर गाड़ी के दरवाजे हों, दे आर ऑल वेल पुट टुगेदर। गाड़ी की जो आप बोलते हैं डोर की जो थर्ड नॉइज़ है वो काफ़ी अपीलिंग लगती है। आप जब गाड़ी में बैठते हैं और चारों दरवाजे बंद होते हैं तो रियली आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप एक मजबूत गाड़ी में बैठे हैं। और ये ट्रांसलेट होता है आपकी हाईवे में जो गाड़ी की सेफ्टी होती है ना, उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। चौथी चीज़ जो मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगती है वो है गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम। हारमन कार्डन का म्यूज़िक सिस्टम दिया है टाटा ने, और 4 स्पीकर्स और 4 ट्विटर्स आते हैं इसमें। एंड बिलीव मी, जो साउंड क्वालिटी है इसके स्पीकर्स की वो बहुत ही उम्दा है। कई गाने जो मैं पहले से सुनता आया था, इस कार में सुनने के बाद मुझे पता लगा कि ओ, एक बीट बैकग्राउंड में ये भी चलती है इस गाने में। एंड इंस्ट्रूमेंट्स के जो अलग अलग आवाज़ आते हैं वो काफ़ी क्लियर हैं। कभी ये फील नहीं होता कि जो
कैलिब्रेशन किया गया है म्यूज़िक सिस्टम का, वो बायस्ड है टुवर्ड्स बेस और इट इज़ बायस्ड टुवर्ड्स ट्रेबल। बहुत ही बैलेंस्ड है। स्टिल इफ़ यू वांट यू कैन कस्टमाइज़ कि आपको बेस ज़्यादा सुनना है या ट्रेबल ज़्यादा रखना है, बट अगर आप उसको क्लासिक पे या नॉर्मल मोड पे भी छोड़ के रखेंगे ना, अगर आप इक्वलाइज़र, तो भी बहुत ही उम्दा क्वालिटी का ऑडियो आउटपुट है इसका। पांचवी चीज़ जो मुझे गाड़ी की अच्छी लगती है, और वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो जाएगा कुछ लोगों के लिए, वो मुझे अच्छा लगता है इसका माइलेज। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज़ अगर आप गाड़ी का वेट कंसिडर करो, इट गोज़ समवेयर नियर 1060 किलोग्राम और 70 किलोग्राम, लगभग 1100 किलो की गाड़ी है। और जो टायर के प्रोफाइल हैं 195/60 R16 के एलॉयज़ हैं इसमें, एंड टायर के प्रोफाइल अच्छे खासे हैं। तो उसको कंसिडर करते हुए अगर मैं गाड़ी को 80-90 के बीच में रखता हूँ तो मुझे समवेयर नियर 18.5 to 19 का माइलेज मिलता है। ये मैं बात कर रहा हूँ जब हम 2 बंदे बैठे हैं गाड़ी में। अगर 4 बंदे हों तो ये 18 से 18.5 देती है। और अगर आप, ये मैं हाईवे की बात कर रहा हूँ, और अगर आप बिल्कुल ही एक्सप्रेस वे पे हैं और आपने 2 पे एसी चला रखा है, क्रूज़ कंट्रोल 85 पे सेट किया हुआ है और 4 बंदे भी हैं ना, तो गाड़ी आराम से 18.5 का माइलेज दे देती है, कोई दिक्कत नहीं होती। मैं अभी एक हफ्ते 10 दिन पहले उत्तराखंड गया हुआ था, और जो लोग नैनीताल रहते हैं वो जानते होंगे कि भोवाली के पास एक पेट्रोल पंप है। जब आप नीम करोली बाबा के आश्रम के टूवर्ड्स बढ़ते हैं, बिल्कुल उसी कट के पास है। वहाँ से फुल टैंक करने के बाद मेरी गाड़ी लगभग 350 किलोमीटर आसपास होता है यहाँ पे मेरा घर, वो हाफ़ टैंक में आ गई थी। तो और मैंने बाद में रिफ्यूल भी जब किया तो गाड़ी का माइलेज लगभग 18.2 था। वो हाफ़ टैंक में यहाँ आई थी, फिर अदर हाफ़ टैंक में थोड़ा ग्रेटर नोएडा चली हुई थी। उसके बाद मुझे गाड़ी ने 18.2 का माइलेज दिया। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि जब मैं वहाँ से यहाँ आया था 2 बंदों के साथ, तो गाड़ी ने ऑब्वियसली 18.5 से प्लस ही माइलेज दिया होगा। तो अलग अलग मौक़ों पे मैं टेस्ट करता रहता हूँ। मैं यहाँ से बीकानेर गया था, या बीकानेर से फिर आगे जैसलमेर के साइड गया था, तब भी उस टाइम तो 5 जने थे गाड़ी में और गाड़ी फुल्ली लोडेड थी। उस पर भी गाड़ी ने 80-85 की स्पीड पे 18 माइलेज दे दिया था। मैं टैंक टू टैंक की बात कर रहा हूँ, जब भी माइलेज की बात करूँ आप टैंक टू टैंक समझना। मैं इस पर बिल्कुल इसका जो ओडोमीटर है उस पर मैं बिल्कुल रिलाई नहीं करता, क्योंकि वो हमेशा 2-3 किलोमीटर ज़्यादा ही दिखाता है। तो मैं टैंक टू टैंक की बात कर रहा हूँ। अब बात आती है गाड़ी की सिटी ड्राइव की, और शहर में गाड़ी समवेयर नियर 16 से 18 देती है। मैं ग्रेटर नोएडा और नोएडा की बात करूं, जो थोड़ा सा जहाँ पे ट्रैफिक कम होता है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो गाड़ी 14 से 15 के आसपास का माइलेज देती है, एंड विच आई थिंक फॉर दिस काइंड ऑफ कार इज़ गुड इनफ। छठी चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है कार के बारे में, वो है गाड़ी का इंजन। अब ऐसा नहीं है कि इंजन कोई वाव फैक्टर है कार में, पर ऐसा भी नहीं हुआ है कि कोई डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है। ठीक ठाक इंजन दिया है टाटा ने। बहुत पंची फील नहीं कराता। बहुत रेव करेंगे तो थोड़ा सा नॉइज़ भी आती है, स्मूथ नहीं है, बट रिलायबिलिटी के मामले में मुझे कभी कोई इशू नहीं हुआ। इससे पहले मेरे पास टाटा टियागो थी, बेस वेरिएंट था वो। 2018 जनवरी में ख़रीदी थी मैंने गाड़ी, और गाड़ी मैन्युफैक्चर थी 2017 नवंबर की। पर उस गाड़ी ने कभी भी मुझे इंजन के मामले में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं दी। नेवर एवर हैपन कि मुझे रात में या दिन में जाने से पहले सोचना पड़ा हो कि यार एक बार चेकअप करा लूँ, या सर्विस हुए 4-5 महीने बीत चुके हैं, अगले मंथ ड्यू है तो चलो पहले ही करा लेते हैं, हाईवे पे जाना है निकलने से पहले। ये रिलायबिलिटी वाला इशू, या कभी जो बोलते हैं ना आपके एंग्जाइटी रहती है कि सर्विस नहीं कराई है, बाहर लेके निकले ना निकले, नया इंजन है, पता नहीं क्या रिलायबल होगा नहीं होगा, ये वाला कभी बैक ऑफ द माइंड मेरे कभी ख्याल ही नहीं आया।
52-53 हज़ार किलोमीटर मैंने उस गाड़ी को चलाया था। कोई इंजन के टर्म्स में मुझे कोई इशू नहीं आया। ये गाड़ी भी मेरी लगभग अब तो ये 23.5 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है, तो 53 उसके मान लीजिए, 23.5 इसके मान लीजिए, 76 हज़ार किलोमीटर में, चाहे वो पंच रही हो चाहे वो टियागो रही हो, इंजन के मामले में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई और इंजन दोनों के सेम है। अगर आप बहुत ही रेव करने की कोशिश करोगे कि फर्स्ट सेकंड गियर में मैं 40-50 तक ले जाऊं, तो गाड़ी आवाज़ काफ़ी करती है, पर रिलायबिलिटी के मामले में मुझे कोई इशू नहीं आया है, चाहे वो टाटा टियागो रही हो या टाटा पंच रही हो। रैप अप करते हैं बिकॉज़ वीडियो काफ़ी लंबी होती चली जा रही है। पंच लेते वक्त मेरा 3 डिसाइडिंग फैक्टर था: रिलायबिलिटी, सेफ्टी एंड कंफर्ट। ये 3 फैक्टर मेरी नेक्स्ट कार में भी होंगे। तो अगर मैं वैसे देखूं तो ये तीनों फैक्टर पे गाड़ी खरी उतरती है। कभी मुझे इन तीनों फैक्टर पे गाड़ी ने प्रॉब्लम नहीं दिया। ओवरऑल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक ऐसा यूज़र हूं जो कभी कभी गाड़ी तेज़ भी चला लेता है। 120 तक भी चला जाता हूं मैं एक्सप्रेसवे पे, फिर वापस 100 पे आता हूं। फैमिली के साथ रहा तो मेरी गाड़ी 80-90 पे ही होती है नेशनल हाईवे पे, एंड एक्सप्रेसवे पे भी कभी मैं 100 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता फैमिली को लेकर। तो एक एवरेज यूज़र हूँ मैं, एंड इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए मुझे पंच एक अच्छी गाड़ी लगी। अगर मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस ख़राब होता है तो वो ये जो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एक स्क्वीकिंग नॉइज़, दूसरा जो एक छोटे छोटे मिसेस कर दिए हैं गाड़ी में, ऑटो फोल्डेबल मिरर्स नहीं दिए हैं और पीछे डिफॉगर नहीं है, एंड फिर ये एक जो नॉची गियर बॉक्स है जिसमें रिवर्स करने में कभी कभी प्रॉब्लम आती है। अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है गाड़ी का। बट फिर भी गाड़ी तो है ही भाई, ये गाड़ी के साथ ही ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो 100 में से 80 मार्क्स दूंगा मैं पंच को, बिकॉज़ ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनकी वजह से मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस ख़राब हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है या ऐसा कुछ है जो मैंने कवर नहीं किया है रिव्यू वीडियो में, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। मे बी अगर वीडियो पॉसिबल होगा तो मैं वो भी बना दूंगा। एंड टिल देन, अगर आप बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहनिए, और अगर आप कार चलाते हैं तो लिमिट में ड्राइव कीजिए। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।